अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, अभी तक हमने किसकी बात की है? हमने बात की है मेंडल। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा कि मेंडल के दो लॉ थे। बेसिकली उसने दो तरह से काम किया। हमने कहा कि उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो एक जीन को लेकर था, दूसरा दो जीन की तौरीस वाला था। एक जीन को लेकर जब उसने हाइब्रिड बनाया तो उसको उसने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दो जीन को लेकर किया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर हमने कहा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के वक्त उसने एक लॉ दिया था, दो लॉ उसने वहां उस वक्त दिया था, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि जो लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई कि मेंडल ने जो अपना काम किया था वो काम मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल करके किया था। तो कुछ साइंटिस्ट को लगा कि अगर हम भी किसी और पौधे के ऊपर इसी तजुर्बे को, इसी एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे। लेकिन जब उन्होंने किया तो वो एकदम वो चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि रिजल्ट पूरा मुख्तलिफ था। किस तरह से मुख्तलिफ था? तो जो फिनोटिपिक रेशियो मेंडल को मिलता था वो कितना मिलता था? 3:1। तो इनको वो रेशियो मिला क्या? नहीं, इनको जो रेशियो मिला वो क्या मिला? उनको जो रेशियो मिला वो 1:2:1। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मेंडल जब बात कर रहे थे तो मेंडल बोलते थे कि कोई एक पेरेंटल कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव। लेकिन जब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा ना, कौन सा वाला प्लांट, एंटी राइमन स्नैपड्रैगन प्लांट, याद है ना, उसके फूलों के बीच में, तो वहां पर उनको कौन सा वाला डोमिनेंस देखने को मिला? नामुकम्मल डोमिनेंस। वहां पर कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं था। फिर दूसरा और एक एक्सपेरिमेंट किया और वो मल्टीपल अलील वाला, कि हमने कहा कि क्या होता है कि दो अलग अलग अलील है, वो दोनों भी F1 में अपने कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया था? कोडोमिनस। तो हमने कहा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी नामुकम्मल डोमिनेंस और कंप्लीट कोडोमिनेंस, इन दोनों में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। समझा? फिर उसके बाद हमने कहा कि लॉ ऑफ दो जीन की तौरीस, दो जीन की तौरीस में उनको फिनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिला? 9:3:3:1। याद आ रहा है? और ये दो जीन की तौरीस के अमल में क्या होता था? हमने कहा कि यहाँ पर कोई भी जीन किसी के साथ भी जा सकता है ना। फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो रेशियो होता है, नॉर्मली F1 के अंदर जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, F1 के अंदर जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं उनका रेशियो के चांसेस क्या होते हैं? 1/4। क्या होते हैं? 1/4, 1/4, 1/4। तो उसका एक कंसेप्ट को यहां समझ लीजिए, थोड़ा सा बेस्ट कंसेप्ट भी है, अगर एग्जाम के हिसाब से अगर आपको थोड़ा सोचना पड़े तो आपको हेल्प भी करेगा। वो क्या है? अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको जब F1 मिलता है तो F1 में हमको सारे के क्या मिलते थे? कैपिटल डी, स्मॉल डी। और उसके बाद जब F2 मिलता था तो F2 में कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। अब अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, दो जीन की तौरीस का नजरिया, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या देखने को मिलता है? F1 में, है ना, याद आ रहा है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या होता था? गोल और जर्द यानी पीला रंग। ठीक है। और F2 में क्या मिलता था? F2 में हमको चार, है ना, चार अलग अलग मिलते थे। क्या मिलते थे? तो हम वहां पर कहते थे जो रेशियो हमको मिलता है वो 9:3:3:1 ना। अगर आपको याद होगा ये कैपिटल आर, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर चार यानी 16/4। तो हम ये कह रहे हैं कि चार में से ये चार कैरेक्टर है, चार कैरेक्टर में से एक जीनोटाइप होता है डोमिनेंट वाला, दूसरा होता है रेसेसिव वाला। तो कल भी हमने इसकी बात की थी कि अगर परसेंटाइल की अगर बात आती है तो हम कैसा निकालेंगे? तो मैंने कहा था 1/16। यहां पर क्या करना पड़ता है? 1/4। F2 जनरेशन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखते थे? 1/4। और यहां लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? 1/60। फॉर एग्जाम्पल ये 9 कौन है? डोमिनेंट। तो ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये
ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब कौन है? डोमिनेंट। इसका मतलब जब हम डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, गोल और जर्द, तो अगर इस जीनोटाइप की वजह से अगर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? 1/60। अगर इन दोनों की वजह से आ रहा है तो 2/60। अगर इनकी वजह से आ रहा है तो 4/60। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 16 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास फिर आएगा रेशियो, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा परसेंटाइल। बात समझी ना? अगर हमको फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रेशियो की बात करना है तो हम क्या लिखेंगे रेशियो के लिए? 1/60। एक को 16 से डिवाइड करो। अरे मोबाइल में डिवाइड करो रे दीवानो, फास्ट। हाँ, एक 1/16। मोबाइल नहीं है किसी का ऊपर साथ में? अपना मैथमेटिक्स भी इतना पक्का नहीं है, इसलिए पहले बोल दिया अपन। हाँ, इंटू 100। देखो इधर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अभी आवाज आ रहा है क्या फातिमा? सना, नोमान, रुखैया, रुखैया को समझ में आ रहा है क्या? 0.0625 है ना। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में हो जाएगा 60, है ना। इसको करेंगे तो 0 इधर शिफ्ट हो गया, बन जाएगा 62%, है ना। ये तो 6.2 हो जाएगा, है ना, 6.25। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि परसेंटाइल की बेसिस पे, यानी 16, तो इस तरह से हम 100 की बेसिस पे हर एक का क्या करेंगे? परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि एग्जामिनेशन में इस तरह से सवाल किए जा सकते हैं कि आपको इस जीनोटाइप का परसेंटेज बताना है या 1/16 से आपको बताना है। नॉर्मली इतना कैलकुलेशन की लेवल पे जाता नहीं, लेकिन हमको समझना है, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तब याद रखना कि हम, क्योंकि यहाँ टोटल स्क्वायर कितने हैं? 16। तो एक जीनोटाइप के लिए हम क्या बोलेंगे? 1/16। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। ये कौन हो गया? फिनोटिपिक रेशियो। और अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई के लिए 1/60। समझ में आ रहा है? इसके लिए 2/6, इसके लिए 2/4, इस तरह से याद रखना है, ठीक। तो एग्जाम में इस तरह से आमतौर पे इतना मतलब डीप लेवल पे जाके क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको वो मालूम रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये बताया। नाउ अब हम बात कर रहे हैं एक और नया कंसेप्ट मेंडल के बाद। अब मेंडल ने जब बात की थी तो मेंडल की बात क्या थी? मेंडल का कहना यह था कि जो भी तौरीस होती है, जो भी कैरेक्टर है, एक वालिदैन से बच्चों में या एक पौधे से उसके दूसरे पौधे में जब ट्रांसफर होती है, जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? फैक्टर। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फैक्टर, क्योंकि उसको ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए वो क्या बोलते थे? फैक्टर ना। अब कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोले कि जो बात मेंडल फैक्टर बोलता था, असल में वो फैक्टर नहीं है, वो कौन है? क्रोमोसोम। तो उससे फिर यहां पर कौन सी बात आई? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने बोला ना मेंडल्स, है ना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो वैसे यहां पर क्या आ गया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी तौरीस का कौन सा नजरिया? तौरीस का क्रोमोसोमी नजरिया। क्या बोला जाता है इसको? तौरीस का क्रोमोसोमी नजरिया। नाउ मेंडल ने जब सिफात की बात की, कैरेक्टर की बात की, और कैरेक्टर की भी किस बात की उन्होंने? तौरीस। तौरीस यानी इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, माँ बाप से बच्चों में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है। तो वो जो तौरीस की उन्होंने बात की, तो अपने काम को उन्होंने 1800 कितने हो गई? 65, है ना, 1865, उसमें उन्होंने क्या किया था? शाये किया। लेकिन कई वजूहात थी जिसकी बिना पर 1900 तक, यानी 1900 तक, यानी 19th सेंचुरी तक इसको तस्लीम नहीं किया गया।
मेंडल ने जो काम करे उस काम को लोगों ने कितने साल तक एक्सेप्ट नहीं करे, 1900 तक, यानी और 65 प्लस आई थिंक 45 होगा क्या, 35, यानी 35 साल तक लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करे। उसकी पहली वजह क्या थी? पहली वजह ये थी कि इस जमाने में मवासलात का ऐसा इंतजाम नहीं था जैसा कि आजकल है ना। आजकल क्या है, व्हाट्सअप, फेसबुक, फटाफट सारी बातें मालूम हो जाती। तो उनका ये बोलना था कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त मवासलात का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए लोगों को कम्युनिकेशन नहीं होता था। इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा तशहीर नहीं हुई। यानी कोई आदमी रिसर्च कर रहा है, कोई आदमी कुछ बना रहा है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल वो चना बांटते बांटते अगर किसी ने गाना गा लिया तो दुनिया में इतना फेमस हो जाता। अभी ये बेचारे ने इतनी मेहनत करा, उसको लोग तब भी नहीं जानते थे, कितने साल, 35 साल। तो उस वक्त ऐसा कोई तशहीर का जरिया नहीं था। फिर ऐसी दूसरी वजह क्या थी? तो दूसरी वजह इनका जीन का नजरिया था। दूसरी वजह क्या था? इनका जीन का नजरिया। और अगर मेंडल के अल्फाज में अगर बात करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। यानी उनका फैक्टर वाला नजरिया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या पास होते हैं, फैक्टर्स। आज हम उसको क्या बोलते हैं, जीन। जीन मतलब वो सर टुकड़ा, किसका टुकड़ा, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। तो उनका क्या कहना था कि दूसरी वजह शायद ये होगी कि जीन का जो नजरिया था, मेंडल के अल्फाज में जो था वो फैक्टर्स का जो नजरिया था कि वो गैर तगय्युर पजीर। कौन सा वाला, गैर तगय्युर पजीर, की उसके अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी और वो अलग अलग इकाइयां है जो सिफात का क्या करती है, इजहार करती है। यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जो भी कैरेक्टर जा रहा है उसको लेकर जाने वाला जो फैक्टर है वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, उसमें कभी भी तगय्युर नहीं आएगा। ये बात वो बोलते थे। दूसरी बात वो बोलते थे कि ये जो इकाइयां है ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेग्रीगेट, सेपरेट, अलहदा। ठीक है। तो कुदरत ने बज़ाहिर, अगर हम कुदरत को देखते हैं, नेचर को अगर हम देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको नजर ये आता है कि मुसलसिल हमारे आजू बाजू क्या हो रहे हैं, मगायरात। मगायरात मतलब वेरिएशन, तब्दीलियां वाक़ होती है। ठीक है। इनके हम असरों को ये बात कबूल नहीं थी, इसलिए उनकी बात को लोगों ने एक्सेप्ट करना, है ना। आज के दौर में अगर कोई हमारे दरमियान से उठकर कोई अगर ऐसी सच्ची बात बोले जो सही हो लेकिन आज के माशरे में वो राइज ना हो, पब्लिकली नहीं, तो लोग मानते क्या, बस ऐसा ही समझो इनका मामला। ठीक है ना। तीसरा प्रॉब्लम क्या रहा होगा, तीसरा प्रॉब्लम ये रहा होगा क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, रियाजी का इस्तेमाल किए थे, मैथमेटिक्स। तो रियाजी को उन्होंने क्या किया था, हयातियाती मज़ाहिर की तशरीह के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने क्या किया, उसका इस्तेमाल। अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो गया, ये जो तरीका था ये बिल्कुल नया तरीका था, एकदम न्यू मेथोडोलॉजी थी कि आप किसी चीज को, यानी आप हयातियात को किसके जरिए एक्सप्लेन करें, मैथमेटिक्स, रियाजी के जरिए। तो इनके अहद के जो माहिर हयातियात थे वो उनसे बहुत ज्यादा क्या थे, नाराज थे, इसलिए उनके लिए क्या था, नाकाबिल कबूल। यानी आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि आप है ना मुफ्ती नहीं है, आपने कोई फतवा दे दी, अब क्या हो गया, तुम्हारी बात को लोग एक्सेप्ट, क्यों, तुम मुफ्ती नहीं है, तुम आलिम है, या फिर कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, कोई होम्योपैथिक का है, अब उसने किसी एलोपैथी की दवा को दे दिया तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारे फील्ड में जाओ ना, इधर का एक आ रहे, समझे। तो वो जो प्रॉब्लम था उसका वजह से ये नुकसान था। क्या नुकसान था कि मैथमेटिक्स वालों को ये बात पसंद नहीं थी कि तुम हमारी मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में यूज करो। समझ में आ रहा। तो ये तीन बड़े बड़े रीजन है जिसको याद रखना। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि उस वक्त क्या नहीं थे, मवासलात के जरिए नहीं थे। दूसरी वजह क्या थी कि वो जो बात बोलते थे उस बात का मतलब क्या था कि जो भी फैक्टर है वो गैर तगय्युर। ये दो बातें तो याद हो जाएंगी, लेकिन ये जो बीच वाली बात है ना ये याद ही नहीं होती, इसलिए इसको याद रखना। क्या बात याद रखना है कि मेंडल जब फैक्टर्स की बात करते थे तो फैक्टर्स को वो क्या बोलते थे, गैर तगय्युर पजीर। गैर तगय्युर पजीर का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। मतलब अगर कोई टॉल है तो उसकी जनरेशन हमेशा टॉल टॉल ही रहेगी, उसके अंदर तब्दीली कभी नहीं आएगी। तो उनका बोलना यह था कि वो जीन हमेशा सेम रहते हैं,
और आगे चल के वो एक दूसरे से अलग भी होते रहते हैं, तो लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं थी। और तीसरी कि वो रियाजी का इस्तेमाल करते थे इसलिए। फिर आखिरी बात ये कि हालांकि मेंडल की जो तहकीक थी कि क्या होते हैं फैक्टर्स, यानी क्या होते हैं जीन, और ये जो जीन होती है ये क्या होती है, अलग अलग इकाइयां है, लेकिन वो जो फैक्टर्स है उसके वजूद की कोई दलील या सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। मतलब उन्होंने अंधाधुन बोल दिए कि कुछ तो होगा जो जा रहा होगा, अब वो क्या है तो उनको नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने बोल दिया फैक्टर ना। आमतौर पे इंग्लिश में क्या होता है कि आपको क्या, कौन सा फैक्टर है जो परेशान कर रहा है, या क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है। तो चीज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास उसका तायुन नहीं है। मैं पानी परेशान कर रहा, हवा परेशान कर रहा, कॉकरोच परेशान कर रहा। अगर आपको हवा कर रहा है तो आप बोलेंगे हवा, पानी कर रहा है तो पानी, कॉकरोच कर रहा है तो मतलब आपके पास स्पेसिफाई। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफाई नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, कोई तो चीज है यार। समझ में आ रहा है? तो वैसा उन्होंने क्या बोल दिए, फैक्टर। तो इसलिए यहां पर जो चौथी बात थी जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यह क्या था कि उनके पास ये जो फैक्टर है उसके वजूद की कोई दलील, कोई सबूत नहीं था, है ना। तो गवाह और सबूत के मद्देनजर रखते हुए तो ऐसा मामला होगा, ठीक है, पेश कर सके और ना ये बता सके कि वो किस चीज से बना हुआ है। यानी तीसरी बात कि एक तो वो क्या चीज है, फिर तीसरी वो है भी या नहीं है। अब है तो फिर किससे बना है, किससे बना का मतलब क्या है, क्या वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद लिपिड है, क्या वो हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटीन है, क्या वो हमारे जिस्म में मौजूद न्यूक्लिक एसिड है ना। इस तरह से उनके पास कोई सवाल, उसका आंसर नहीं था, तो इसलिए लोगों ने उनकी बात को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया। समझ में आया बात, क्यों उनको एग्जाम में इस पर सवाल किया जाता है। नीट एग्जाम में सीधा लाइन पूछता है, इसलिए इस लाइन को अच्छे से याद रखना है। याद रहेगा, तो याद कर लेना तुम लोगों ने चारों पांचों लाइन। नाउ अब क्या हुआ, 1990 में 3 साइंटिस्ट आए, यानी मेंडल। अब 1900 सेंचुरी आ गई, यानी 19 सेंचुरी हमारी आबादी की 19 सेंचुरी आ गई। 19 सेंचुरी में क्या हुआ, 3 साइंसदान आए। कौन कौन से 3 साइंसदान आए, एक का नाम है डी वरीज, एक का नाम क्या है, डी वरीज, हीगो डी वरीज इनका पूरा नाम है, ठीक है। दूसरा है कॉरेंस, कौन है, कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, क्या नाम है उनका, कार्ल कॉरेंस। और तीसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉन शर्मैक। तो बेसिकली इनको बुलाया था टी शर्मैक, क्या नाम था इनका, टी शर्मैक। ये 3 साइंटिस्ट थे, ये 3 साइंटिस्ट आए और इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, दोबारा रिसर्च की। देखिए यहाँ कार्ल कॉरेंस है, दूसरे हीगो डी वरीज है और तीसरे कौन है, टी शर्मैक। ये 3 साइंटिस्ट आए और इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किए, अपने अपने तौर पर, यानी इन्होंने तीनों ने इंडिविजुअली अलग अलग क्या किया, मेंडल के तौरीस के जो उसूल थे, जो कानून थे, जो नताइज थे, जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, उनको दोबारा उन्होंने क्या किया, उस पर नया इंकिशाफ किया। नया इंकिशाफ किया मतलब न्यू स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया, और न्यू स्टडी स्टार्ट करके फिर उन्होंने आगे ये बात बताई जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, अभी तक जो बातें हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, मजीद बड़ा उससे आगे बढ़कर ये कि उस वक्त खूर्दबीनी के दरमियान के मैदान में तरक्की के बाद, यानी खूर्दबीन के मतलब माइक्रोस्कोप, कि उसी दौरान में क्या हो गया, लोग माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या करने लगे, काम करने लगे, और उसके अंदर क्या होने लगी, तरक्की, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। तो उस दौरान में क्या हुआ कि जब ये 3 लोग काम कर रहे थे, उसी दौरान में खूर्दबीन के मैदान में भी क्या हो गई, तरक्की हो गई, जिसकी वजह से साइंसदानों ने किसका इंकशाफ कर दिया, खलवी, किसका इस्तेमाल स्टडी कर दिया उन्होंने, खलवी तकसीम, यानी किसकी स्टडी कर दिया उन्होंने, सेल डिवीजन की उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्टडी। इस तरह से सेल डिवीजन का या खलवी तकसीम का आपके पास क्या आ गया, तफसीली मुशाहिदा या डिटेल स्टडी। तो एक तरफ तो मेंडल की बात है जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, फिर 1919 सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसके ऊपर अलग अलग स्टडी करे, और साइमल्टेनियसली दूसरी जगह क्या हुआ, खूर्दबीन की तरक्की हुई, और खूर्दबीन की वजह से हमको क्या मालूम पड़ गया, खलवी तकसीम मालूम पड़ा, सेल का डिवीजन मालूम पड़ा। अब इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से मरकजे में मतलब न्यूक्लियस, मरकजे का मतलब कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है।
जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसी साख्त की शनाख्त हो सके, यानी न्यूक्लियस के अंदर कौन सी साख्त रहती है? क्रोमोसोम, जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? डीएनए। क्या बोलते हैं हम उसको? डीएनए। तो उसको अंदर क्या मिले? एक साख्त शनाख्त हुई जो खलवी तकसीम से कुछ पहले, यानी जब सेल का डिवीजन हो रहा है, एक से दो सेल बनने वाले, उससे पहले कुछ देर पहले वो क्या हो जाते थे? दुगने हो जाते थे। दुगने हो जाने का मतलब क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है इसका क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। हम आगे चल के इसी डुप्लीकेशन को एक लफ्ज पढ़ेंगे, दैट इज, हाँ मरियम, रेप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे हम? रेप्लीकेशन। तो एक सेल से दो सेल में, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि एक सेल है, यहाँ पर डीएनए है। मैंने कहा था कि ये जब वो बनता है तो इस तरह से यहाँ एक डीएनए आ जाता है यहाँ, और बाद में फिर ये एक सेल बन गया और ये दूसरा सेल। तो बेसिकली ये जो डीएनए है, इस डीएनए की क्या बन गई? दो कॉपी। और जब दो बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाई। यहां उससे बना हुआ है डुप्लीकेशन। क्या बना है? डाई मतलब डुप्लीकेट। तो इससे वर्ड आया ये डुप्लीकेशन, यानी वो क्या हो जाता है? दुगने हो जाते हैं। फिर आगे चल के क्या हुआ? इन साख्तों का नाम दिया गया। इनका नाम क्या दिया? क्रोमोसोम। क्यों इनका नाम क्रोमोसोम दिया गया? अगर आपको याद होगा तो प्लास्टिड के टाइम हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट। क्या मतलब था क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोम मतलब कलर, रंग, याद आ रहा है? तो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं? रंगीन जिस्म। और रंगीन जिस्म होने की वजह से इनका नाम क्या बना? क्रोमोसोम। क्या नाम बना? क्रोमोसोम। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, बेसिकली क्या हुआ होगा? जब वो न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे होंगे तो उन्होंने इसको कलर करा होगा। जैसे ही कलर करा होगा तो उसने बहुत सारे कलर ले लिए। कलर लेने की वजह से वो क्या बन गया? रंगीन। इसलिए उन्होंने उसको बोले क्रोमोसोम, कलर बॉडी। समझ में आया? तो इस तरह से, क्योंकि इनको रंगने के बाद देखा जा सकता है, यानी उनको रंगने के बाद क्या करते थे? देख सकते थे। इसलिए उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद है उस मटेरियल का नाम क्या रख दिया? क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्टडी स्टार्ट हुई। उस स्टडी के दौरान में आपके पास माइक्रोस्कोप आया। माइक्रोस्कोप के अंदर आप आसानी से क्या करते थे? इसको ऑब्जर्व कर सकते थे। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ सेल के अंदर क्या है? कलर बॉडी है। इसलिए आपने इसका नाम क्या रख दिया? क्रोमोसोम। याद रहेगा? नाउ अब यहां तक ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यहां तक जो मैंने पूरी कहानी सुनाया, ये कहानी में हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी और विलन कौन था? है ना? ये पिक्चर है क्या इमरान? टॉपिक है ना? तो इस टॉपिक में क्या बात समझ में आई कि मेंडल को ये बातें मालूम नहीं थी, और मेंडल की बात को किसी ने कबूल। उसके बाद ये हुआ कि कौन आए? तीन साइंटिस्ट, और उन्होंने दोबारा स्टडी करके इस बात को रखा। लेकिन उस दौरान में फायदा क्या था? खुदबीन, माइक्रोस्कोप का प्रोग्रेस, जिसकी वजह से ये हुआ कि सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। इसका मतलब ये बात मालूम पड़ी कि एक सेल से, यानी एक पेरेंट से बच्चों में जो मटेरियल जाता है वो कोई फैक्टर नहीं था। वो कौन था? क्रोमोसोम था। समझा? हाँ, ग्रीक वर्ड है। क्रोम मतलब कलर। उस दिन मैंने बताया ना यार बच्चों, क्या बच्चे यार, तुम छोटी छोटी बातें बोल जाते, गजनी है क्या तुम लोग? क्रोम, क्रोम है ना, कलर। हाँ, डिफरेंट कलर्स है ना। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। नाउ अब क्या हुआ? 1902 में, 1900 के अंदर ये बात स्टार्ट हो गई अहमद भाई। अब क्या हुआ? 1902 तक क्या हुआ? 1902 तक तखफीफी तकसीम। इमरान, तखफीफी तकसीम मतलब माइनस, रिडक्शनल। तखफीफी तकसीम मतलब रिडक्शनल डिवीजन। याद आ रहा है? रिडक्शनल डिवीजन याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ना रिडक्शनल डिवीजन। क्या रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है मास भाई? रिडक्शनल मतलब क्या होता है जी? अक्सर रिडक्शनल मतलब रुकैया,
कम होगा सर। याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था? जल्दी। 2n से क्या बन जाना है? n। डिप्लॉयड से कौन सी कंडीशन आना है? हैप्लॉइड। याद आ रहा है डिप्लॉयड से कौन सी कंडीशन आती है? हैप्लॉइड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तख्फीफी तकसीम, और इंग्लिश में हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? मियोसिस। और उर्दू में हम क्या बोलते हैं इसको? तख्फीफी तकसीम, है ना। सैलरी में तख्फीफ हो गई, पैसे कट गए, ऐसे जो बोलते हैं ना, तख्फीफी तकसीम। अब हमने क्या बोला कि 1902 में क्या हुआ? तख्फीफी तकसीम की कोई स्टडी कर रहे होंगे, उस स्टडी के दौरान उनको क्या मालूम पड़ा? क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? हरकत। क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? हरकत। हरकत होने का मतलब क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट होने का मतलब क्या है? हिलना, हलचल होना। मतलब वो एक से दूसरी जगह जा रहे हैं या एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और ये जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैग्रीगेशन, अलहदगी। याद आ रहा है कहां पढ़े हमने अलहदगी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी बात किसने बोला था? मेंडल। मतलब मेंडल ने जो बात बोले थे वो बात यहाँ पर क्या हो रही है? वाजे हो रही है और साबित हो रही है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या हुआ 1902 में? कौन से प्रोसेस के दौरान? तख्फीफी तकसीम। हमेशा मियोसिस माइटोसिस लिखकर कंफ्यूज कर देते, इसलिए याद रखना कि 1902 में क्रोमोसोम के अंदर हरकत होती है, ये किस प्रोसेस के जरिए मालूम हुआ? तख्फीफी तकसीम। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मियोसिस। और मियोसिस का अमल कहाँ होता है? हाँ, हमारे मौलाना जी बोलेंगे। आप तो याद आ रहा है कहाँ होता है? कहाँ पढ़े हमने, है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन। अरे स्पर्मेटोगोनिया, याद आ रहा है? 2n सेल, याद आ रहा है? डिप्लॉइड, ओवरी, पोलन, सब याद आ रहा है ना? हाँ यार, ये इसलिए याद दिलाते रहता ताकि तुम पीछे की चीजें भूलो मत। अगला पार्ट पिछला सा पार्ट, और नीट में मेरा बेड़ा पूरा साफ, ऐसा करने का नहीं अपने को, ठीक है ना? तो क्या होता है 1902 में तख्फीफी तकसीम के दौरान उनको क्या मालूम पड़ी? क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? हरकत। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉल्टर सटन। क्या नाम है उनका? वॉल्टर सटन। और दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोडर बोवेरी। क्या नाम है उनका? थियोडर बोवेरी। ये दो साइंटिस्ट थे। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने ये मालूम किया, या ये बहुत ज्यादा स्टडी करते थे, तो इन्होंने एक स्टडी की कि उनको ये मालूम पड़ा कि जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का जो तर्ज अमल है वो जीन के तर्ज अमल के मुमासिल है। क्या मतलब है इसका? तर्ज अमल मतलब, तर्ज अमल मतलब काम करने का तरीका, उसका तर्ज। हम बोलते हैं ना इसका तर्ज कैसा है, उसका तर्ज कैसा है ना? तरी नहीं बोल रहा इमरान, नान खलिए की तर्ज अमल बोल रहा हूं, उसका रहने का, यानी बिहेवियर। क्या? बिहेवियर। तो उन्होंने बोला कि उसका जो तर्ज अमल है जीन के तर्ज अमल के मुमासिल है। यानी जैसा जीन है वैसा क्रोमोसोम। तो जीन क्या करता था? फैक्टर क्या करते थे? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं? पास। इसका मतलब कौन पास होता होगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर कौन जाता है? जीन। तो क्रोमोसोम बड़ा है या जीन बड़ा है? क्रोमोसोम। कौन बड़ा है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर कौन होंगे? जीन। इसलिए उन्होंने यह बात बोले कि क्रोमोसोम का जो तर्ज अमल है किसकी तरह होता है? जीन। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्रोमोसोम्स की जो हरकत है उसको मेंडल के खवानीन की तशरीह के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया। अब बात देखो, इससे पहले भी दो लोगों ने तशरीह करने की कोशिश करे मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग। एक कॉन्सेप्ट कहां पर हुआ? जहां पर कौन सा कानून मिला? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा कोडोमिनेंस। याद आ रहा है? वैसे ही अब तीसरे साइंटिस्ट का ग्रुप है। कौन है ये साइंटिस्ट? वॉल्टर सटन है, थियोडर बोवेरी। अब इन्हों भी क्या कोशिश कर रहे हैं? ये भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मेंडल के जो क़वानीन थे उस क़वानीन को वो क्या करें? अपने एक्सपेरिमेंट की तशरीह के लिए क्या करें? इस्तेमाल करें। यानी अगर मैं आज हूं और मैंने एक प्लांट लिया और उस प्लांट को लेकर मैं बोलूंगा कि नहीं, जैसा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था मैं भी वैसे एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो मेंडल को जो रिजल्ट मिलते थे मेरे को भी वही रिजल्ट मिलना। तो वैसा ये दोनों ने करे। समझा इमरान? नहीं समझा? क्या समझा?
मेंडल ने क्या करे थे? मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन करे थे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब उन्होंने एक टॉल प्लांट लिए थे, एक डॉग प्लांट लिए थे, दोनों का क्रॉस करवाए थे, तो उनको क्या मिला था? सारा प्लांट टॉल। फिर उन्होंने सेल्फिंग करवाए तो टॉल एंड डॉग, तवील और पस्त, 3:1। तो इनका भी ये था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या आएगा? 3:1 का रेशो आना चाहिए। नाउ अब क्या हुआ कि अब हमको वो बोल रहे कि यार कुछ तो भी याद करो। बोले क्या याद करो? याद कीजिए कि आप इक्वेशनल तकसीम, देखिए अब बात आ गई यहाँ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? बराबर की तकसीम। बराबर की तकसीम का मतलब कौन हो रहा है? माइटोसिस। किसकी बात हो रही है? माइटोसिस। ठीक है। दूसरा कि वो बोल रहा है कि आप क्या करो? तखफीफी। तखफीफी का मतलब कौन हो गया? रिडक्शनल तकसीम। उसके दौरान हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम की हरकत का मुताला। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इससे पहले, यानी ये जो चैप्टर है ये कौन सा है? 12वीं का। 11वीं के सबक में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट को आपको समझना है तो आपको किसको समझना पड़ेगा? सेल डिवीजन साइकिल, यानी 11वीं के उस सबक को समझना पड़ेगा, तब जाके ये बात आपके जहन में और क्लियर होगी। तो चूंकि आप मैक्सिमम लोग रिपीटर है तो ये तवक्को कर सकते हैं कि उन्होंने ये पढ़ा होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, खालिद भाई, अपन उनको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सिर्फ बात को समझ लो क्या कि जब इक्वेशनल डिवीजन होती है, बराबर की तकसीम होती है, और दूसरा कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शनल। कौन सा होता है? रिडक्शनल। तो हम रिडक्शनल डिवीजन को क्या बोलते हैं? हम, है ना, तखफीफी तकसीम, यानी हम बोलते हैं उसको मियोसिस। ठीक है। अब हम यहां पर अगर इन दोनों प्रोसेस को यहां समझना अगर चाहे, देखो मैं कोशिश करूंगा समझाने की, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तभी मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन डरने का नहीं, ठहरने का नहीं, रुकने का नहीं। अब बात को समझो क्या कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस बात को थोड़ा सा देखें तो यहां पर है तखफीफी तकसीम, यहां पर है तखफीफी तकसीम, यानी ये जो सेल है, ये सेल के अंदर पहले क्या हुआ होगा? माइटोसिस। एक से क्या बने होंगे? दो। तो अब जब एक से दो बनते हैं, ये एक सेल है, इस एक सेल से क्या बने होंगे? दो सेल। तो इनके पास कंडीशन क्या रही होगी? इनके पास कंडीशन रही होगी 2n, इसके पास भी क्या रहेगी? 2n, इसके पास भी क्या रही होगी? 2n। अब ये माइटोसिस के बाद इसमें क्या स्टार्ट हुआ? मियोसिस। तो मियोसिस होने के बाद कंडीशन क्या हो जाती है? n n n n, यानी कौन सी कंडीशन आ गई? हैप्लॉइड। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो कहां स्टार्ट हुआ था? 2n। तो वो इसीलिए यहां बोल रहे कि आप पहले सबसे पहले किसको याद करो? इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब एक सेल से दो सेल, मतलब माइटोसिस, बराबर की तकसीम। फिर दूसरा वो बोल रहे कि आप क्या याद कर लो? तखफीफी तकसीम। और हमने कहा कि तखफीफी तकसीम में हमेशा क्या होता है? 2n से कितने सेल बनते हैं? 4n, यानी 4 सेल बनेंगे और सबके अंदर कंडीशन क्या रहेंगी? हैप्लॉइड। क्रोमोसोम का सिर्फ कितना सेट रहेगा? एक। अहमद समझ में आएगा? ठीक है ना। अब अहम बात क्या याद रखने की है? अहम बात याद रखने की यह है कि जो क्रोमोसोम है और जो जीन है, कौन है? क्रोमोसोम है और जीन है, वो जोड़ो यानी पेयर में पाए जाते हैं। और हम ये बात ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं कि जब हम बोल रहे थे कि फैक्टर, हम बोल रहे थे कि वो फैक्टर जो होता है उस फैक्टर के क्या होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म, मुत्तबादी। हमेशा वो किस फॉर्म में होते हैं? जोड़ो, पेयर। ठीक है। तो यहां पर भी जब वो बात कर रहा है कि क्रोमोसोम है या जीन है, तो क्रोमोसोम और जीन भी कैसे रहेंगे? पेयर। ये एक है और ये दूसरा है, तो जब दो है तो इसका मतलब क्या है? पेयर फॉर्म में है। जीन के एक जोड़े के दो अलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस जगहों पर वाक़ होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? होमोलोगस मतलब सेम। होमो मीन्स सेम। होमो जब भी हम कहते हैं उसका मतलब होता है सेम। लोगोस, लोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस, होमोजाइगस। याद आ रहा है? हमने कहा ना कि जब, हाँ, सेम अलील होंगे और उस सेम अलील के ऊपर क्या होगा? सेम लोकेशन पर जीन होंगे। दो अलील हैं, ये दोनों अलील हैं, ये दोनों अलील के जीन हैं, और इनके जो अल्टरनेट फॉर्म है वो भी अगर एक लोकेशन पर है तो उसकी बात हो रही है। जैसा यहां पर कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि यहां पर ये जो है ना, ये G1 फेज में था, बाद में ये आया G2 यानी डुप्लीकेशन। तो ये एक अलीलिक फॉर्म, ये दूसरा अलील फॉर्म। ये जो जीन है और ये जो जीन है, ये दोनों भी होमोलॉग है।
ये दोनों एक दूसरे के कौन है, होमोलॉग, क्योंकि इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन आमने सामने है, एक जगह है। कैरेक्टर भी क्या रहेगा, सेम। अगर ये हाइट को कोड कर रहा है तो ये भी हाइट को, बस फर्क ये रहेगा कि इससे बनेगा टॉल, इससे रहेगा डाउन। या फिर अगर ये है, ये दोनों भी कोड कर रहे कलर को, हो सकता है कि ये पिंक करे और ये ग्रीन। समझ में आ रहा है ना? तो ये इसलिए करें कि हमेशा जो बेसिक चीज याद रखना है, बुनियादी चीज जिसको याद रखना है, ये बाकी के पिक्चर तुमको कुछ नहीं भी समझ में आया छोड़ दो उसको, ये बाद में समझ में आएगा। अभी जो बात चल रही हमारी क्या, कि हमको पहली बात क्या याद रखना है, पहली बात याद रखना है कि क्रोमोसोम की हमेशा क्या होती है, जोड़ी, पेयर। जैसा हमने कहा पढ़े अलील, इतना याद रहेगा कि क्रोमोसोम या जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर, हमेशा कैसे होते हैं, जोड़। दूसरा कि ये जो जोड़ होती है, यानी जो अलील्स होते हैं, जब भी हम जोड़ बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, अलील। तो ये जो अलील होते हैं, ये अलील कैसे होते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस मतलब एक जैसे। फिर ये जो होमोलोगस है, ये क्रोमोसोम के अंदर, एक तो ये दोनों एक जैसे हैं, दूसरा जब ये क्रोमोसोम के अंदर भी होते हैं तो एक ही जगह पर होते हैं, तो इसलिए इनकी जो लोकेशन होती है वो भी कैसी होती है, होमोलोगस, एक जैसी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये दो अलील है, एक जैसे हैं, फिर इनकी जो लोकेशन है वो भी कैसी है, एक जैसी है। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा कंसेप्ट को और समझते हैं। तो अब वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल तख्फीफी तकसीम के एनाफेज के दौरान, अब ये एक और बड़ा सवाल है कि तख्फीफी तकसीम तो ठीक है सर, बड़ी मुश्किल से आपने इतने बार बोले तो समझ में आ गया। अब ये एनाफेज कौन है ना? हम आगे चल के बढ़ेंगे कि जो मियोसिस का अमल होता है, सिर्फ आपके समझाने के लिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मियोसिस का जो अमल होता है उसमें मियोसिस के अंदर दो टाइप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्या होता है खालिद भाई, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस जो 1 होता है, उस मियोसिस के अंदर क्या होती है, उस मियोसिस के अंदर होती है प्रोफेज 1। क्या होती है, प्रोफेज 1। दूसरी होती है एनाफेज। कौन सी होती है, एनाफेज 1। फिर होती है मेटाफेज। कौन सी फेज होती है, मेटाफेज। फिर मरियम टीलोफेज। क्या होती है, टीलोफेज 1। याद आ रहा है क्या होती है, मियोसिस, मियोसिस में क्या रहेगा, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ये ऊपर नीचे हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ऐसा होना चाहिए। मैं उसको करेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ऐसा मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 और टीलोफेज। वैसे ही जो 2 है उसमें भी ऐसा ही होता है। क्या होता है इसमें, प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2। तीसरा क्या होता है, एनाफेज 2। इमरान इधर ध्यान दे तो बाहर की आवाजें परेशान नहीं करेगी। टीलोफेज 2। ये चीजें हमको आगे एक चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े तो यहां पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन तो भी याद रखो। ठीक है, क्या होता है मियोसिस, मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कौन सी फेज होती है, 4, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 में भी 4, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब इसमें और 5 फेज है, उसको हम वहां देखेंगे। ठीक है, अब बात किसकी चल रही थी, बात ये चल रही थी कि जब तख्फीफी तकसीम होती है तो उसका कौन सा फेज आता है, एना। कौन सा फेज आता है, एना। इस एना फेज के दौरान क्या होता है, 2 क्रोमोसोम के जोड़े, कौन हो गया, 2 क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से आजादाना तौर पर मेटाफेज की प्लेट पर कतार बंदी करते हैं। क्या मतलब है इसका हाँ, मतलब यहां क्या हुआ, देखो ये तख्फीफी तकसीम है, तख्फीफी तकसीम का ये क्या है, एनाफेज।
एनाफेज में क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम हैं, ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के आके क्या हो गए, अरेंज हो गए एक प्लेट के ऊपर, यानी एक इक्वेटर के ऊपर, एक जगह के ऊपर। आगे चल के क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो क्या होता है, फिर इसको समझने के लिए दाएं और बाएं कॉलम मुख्तलिफ रंग के चार क्रोमोसोम का हम क्या कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक इम्कान ये है, दूसरा इम्कान ये है। क्या है एक इम्कान, कि एक लंबा नारंगी और छोटा सब्ज क्रोमोसोम और लंबा जर्द और छोटा सुर्ख। यानी यहां देखिए, आप स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, लंबा नारंगी यानी ये ऑरेंज, और छोटा कौन है, सब्ज। वैसे ही कौन है, लंबा पीला और छोटा रेड। ये एक ही कुतुब पर, कहां पर, ये एक ही कुतुब पर, यानी ये इधर चला गया और ये इस कुतुब पे चला गया, ये इस कुतुब पे चला गया। और जब ये अलग अलग कुतुब पे जाएंगे तो आगे चल के क्या होगा, ये दो अलील है, यानी ये कौन सा कंडीशन है, 2n, तो ये क्या बन जाएगा, n, ये बन जाएगा n। यानी ये दो जो सेट है, ये दो सेट अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट, सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाएंगे। समझा। तो तखफीफी तकसीम के दौरान क्या हो सकता है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब एनाफेज आती है, यानी हमने जो बात बोले थे, क्या बात बोले हमने, दोबारा वापस जाओ पीछे, हमने बोले कि क्रोमोसोम मालूम पड़ा, कैसा मालूम पड़ा, खूर्दबीन की दरियाफ्त से। अब जब खूर्दबीन की दरियाफ्त होगी, मालूम पड़ा कि क्रोमोसोम रहते, तो अब साइंटिस्ट ने सोचे, कौन ने, सटन एंड बोवरी, कि यार जो मेंडल बोलता था कि फैक्टर अलील अलग अलग हो जाते, सेग्रीगेट हो जाते, तो ये बात क्रोमोसोम में भी अप्लाई होती है क्या, तो ये बात अप्लाई होती है। बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम के अंदर कंडीशन आई, तखफीफी तकसीम के दौरान ये एक सेट चला गया, ये दूसरा सेट इधर चला गया, मतलब सेग्रीगेशन हुआ। फिर उसके बाद ये जो दो कॉपी है, ये भी एक दूसरे से क्या थी, अलग हो जाती। इसका मतलब उनकी बात सही है। तो एक इम्कान तो ये है कि जो सेट है एक साथ वो सेग्रीगेट होंगे, या दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि एक लंबा नारंगी और छोटा सुर्ख। यानी यहां पर देखो, यहां नारंगी था, उसके नीचे कौन था, हरा, ये पीला था, इसके नीचे कौन था, रेड। अब दोनों में से कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि क्रोमोसोम जो ऑरेंज है उसके नीचे कौन आ जाए, रेड, और जो पीला है उसके नीचे कौन आ जाए, ग्रीन। तो ये कोई एक इंसान है, इसके अंदर जेनेटिक मेकअप अलग होगा, डीएनए की कंडीशन अलग होगी, क्रोमोसोम अलग होंगे। ये कोई दूसरा बंदा होगा, इसमें क्रोमोसोम की कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन दोनों की केस में क्या होगा, सेग्रीगेशन एक जैसा होगा, मतलब अलहदगी होगी। जो बात कौन बोलता था, मेंडल। लेकिन मेंडल जो बात बोलते थे उसमें वो किसको बोलते हैं, फैक्टर्स। यहां पर किसका हो रहा है, क्रोमोसोम। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ बाएं कॉलम यानी इम्कान एक, नारंगी और सब एक साथ अलग हो रहे हैं, लेकिन दाएं कॉलम में इम्कान क्या है, नारंगी क्रोमोसोम किसके साथ अलग हो रहा है, सुर्ख क्रोमोसोम। यानी ये अपने सेग्रीगेशन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड, वैसे ये भी। यानी मेंडल जो बात बोलते थे कि जब भी सेग्रीगेशन होता है, फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो रैंडमली जाते हैं, वो किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जैसा फैक्टर की बात होती थी, जैसा जीन की बात होती थी, वैसे किसकी होंगी, क्रोमोसोम। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, जो फर्क आ रहा है, इस फर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन, अलहदगी। यानी अगर किसी के पास, यानी दो बच्चे हैं अगर उनके, और दो बच्चे, मैंने इससे पहले ही बोला कि एक काला एक गोरा है, ठीक है, पहला बच्चा काला, दूसरा बच्चा गोरा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सेग्रीगेशन का प्रोसेस हुआ तो उसमें काले जीन सारे इसके बॉडी में चले गए, दूसरी टाइम सेग्रीगेशन हुआ तो अब तीसरा जो बेबी आया इनका वो सावला है, मिक्सअप। समझ में आया। तो इस तरह से यहां पर क्या है, प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस से होता क्या है, इस प्रोसेस से होता है वेरिएशन, मगायरात, है ना। हमने यही सबक हम पढ़ रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम, मगायरात के उसूल, वेरिएशन के उसूल की वेरिएशन क्यों आता है। यानी अगर आज मेरे अंदर कोई वेरिएशन है या मेरे आने वाली जनरेशन में अगर वेरिएशन है तो उसका रीजन क्या है, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम की पेयरिंग क्या बनेगी, समझे। हाँ, पूरा प्रोसेस
नाउ बात समझ में आई? अक्सा, फातिमा, रुकैया, साजिदा, सना, डोमान भाई। माइटोसिस में जोड़े ला रहेंगे सर, है ना? माइटोसिस में हमेशा पेयर रहेंगे, मतलब डुप्लीकेट, सिंगल था तो डबल, ठीक है ना? हाँ वही बोल रहे हो मौलाना, है ना? ना सटन और बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो जोड़े के करीब आने, यानी पहले जोड़े क्या करेंगे, करीब आएंगे, और फिर अलग होने से इनमें मौजूद कौन है, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब आज कौन है, जीन। जीन क्या हो जाते हैं, उनके दरमियान का होता है अलहदगी का अमल होता है, यानी क्या होता है, सेग्रीगेशन। इसका मतलब मेंडल भाई जो बोलते थे वो बात सही है। इस तरह से सटन ने क्रोमोसोम की अलहदगी की मालूमात को मेंडल के कानून तौरीस से क्या कर दिया, मुत्तहिद, यानी उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, उसको रिलेट कर दिया, और रिलेट करके उन्होंने क्या दिया, तौरीस की क्रोमोसोमल, इस तरह से उन्होंने क्या लेकर आया, क्रोमोसोमल थ्योरी। ना 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 ना, दो चीजें हैं, पहले मुत्तहिद हो गए, फिर अलहदा हो गए, फिर दूसरी जनरेशन में गए, फिर मुत्तहिद हो गए, फिर अलहदा, फिर दूसरी जनरेशन में, यानी मेरे अब्बा के डीएनए वो सेग्रीगेट हुए थे, तो उनके अब्बा के पास क्या थे, सेग्रीगेट, मतलब वो सेग्रीगेट होकर अब्बा के पास आए, फिर अब्बा के अंदर डीएनए वो इत्तेहाद करे होंगे, फिर वो सेग्रीगेट, अब वो मेरे पास है, अब मेरे डीएनए मैच होंगे तो मेरे बेबी के पास है, मेरे बेबी के डीएनए फिर सेग्रीगेट मुत्तहिद होंगे, यानी एक जगह आएंगे, फिर वो सेग्रीगेट होंगे। तो अब वहां से यहां तक क्या हुआ, जीन ट्रांसफर हुए। अब उसमें यह हुआ कि अब्बा जो थे, मेरे अब्बा को अगर तुम देखेंगे ना तो वो बहुत काले, उनके अब्बा को देखेंगे तो उनसे ज्यादा काले थे। अभी मेरे बेटे को तुमने कल देखे, वो कैसा है, गोरा है। तो कलर में क्या होता चला गया, वेरिएशन, फर्क, समझ में आ रहा है? तो ये जो वेरिएशन, इस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन, कि किस तरह से कौन सा जीन किसके साथ जाएगा, समझे? इसलिए हमको बार बार ये चीजों के लिए तवज्जो, बहुत बार मुतवज्जे किया जाता है कि जो चीज हम करते हैं वो हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन बन के बैठ जाता। इसलिए बोलता है ना खानदानी है, क्यों खानदानी बोलते हैं? हाँ, अखलाक जब डेवलप होते तो वो अखलाक भी क्या होते हैं, बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो वो अखलाक की भी इंफॉर्मेशन किसमें बढ़ जाती, डीएनए। तो लोगों के डीएनए में रहता अखलाक और लोगों के डीएनए में रहती शरारत, समझ में? इसलिए हमको बोला जाता है, इसलिए हमको हमारे सामने ने इतनी सारी तालीमात रखी इस्लाम ने कि ये करिए इस तरह, ताकि हमारी वो जो इंफॉर्मेशन इस तरह से आगे पास होते रहे। ठीक, कितना टाइम है नमाज को, 5 मिनट है। बात समझ में आई? फातिमा, अक्सा, नौमान भाई, ठीक। नाउ कल, और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, इन्होंने और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करके फिर इंसानों पे बताया, क्योंकि मेंडल ने काम किस पे किए थे, प्लांट पे। अब मेंडल की बात, तो ये बात तो सटर और बोवेरी ने बता दी कि मेंडल जो बात बोल रहे वो सही है, लेकिन यार वो जो बात थी वो तो पौधों के मामले में थी। अभी ह्यूमन, इंसान या जानवरों के लिए क्या बात साबित होगी, एनिमल के लिए क्या होगी? तो फिर उसके लिए एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना काम किया। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और मजा आएगा इंशाल्लाह। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मगरिब के बाद हमारा 11वीं का लेक्चर रहेगा।